बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज का जो मॉडल पेपर है NHM ANM एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे CHO का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पर तो मॉडल पेपर इस तरीके के मैंने ANM के लिए स्टार्ट किए थे और आपसे कहा था कि वीक में एटलीस्ट 5 क्लास होगी। तो यहाँ पर आज की क्लास में मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के क्वेश्चन है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। मैं क्वेश्चन आपको ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में रीड आउट करके बताऊंगी, लेकिन आप हिंदी में जो लोग क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन को आपके लिए 5 सेकंड के लिए स्टॉप किया जाएगा, जिससे आप उन क्वेश्चन को हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी आपका 9 तारीख को पेपर है हिमाचल प्रदेश में CHO ANM स्टाफ नर्स के लिए। तो उनके लिए साथ ही साथ जिनका ग्रुप 5 का पेपर होने वाला है, क्योंकि फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन आपके फॉर्म है जो इसी मंथ में भरे जाने हैं। आई थिंक दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। आप लोग एक बार PEB की ऑफिशियल MP व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख लें। आंध्र प्रदेश में पेपर है, OSSC का पेपर है, तो सब जगह के पेपर होने वाले हैं अलग अलग टाइम में। तो आपके लिए सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ दीज इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो इनमें से कौन सी है जो कि साइनोटिक हार्ट डिसीज है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, असाइनोटिक एंड साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर कौन सी है जो साइनोटिक हार्ट डिसीज है। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट या फिर PTA। तो यहाँ पर कौन सा है जो क्या है, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है। तो यहाँ पर जो साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है वो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। क्या है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। अब यहाँ पर ये दोनों डिफेक्ट हैं किस टाइप के, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, साइनोटिक हार्ट डिसीज क्या हो गया, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। अब टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होते हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं इंक्लूड। कितने डिफेक्ट होते हैं, 4। तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो 2 तरीके के हार्ट डिफेक्ट होते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, एक तो ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, तो हार्ट में हो सकती हैं, या फिर जो ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं हार्ट के डेवलपमेंट में रहेंगी, स्पेशली फीटल लाइफ में क्या होगा, डेवलप होगा। अब यहाँ पर जो 2 तरीके के हैं, एक तो साइनोटिक, दूसरा असाइनोटिक। साइनोटिक में क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो होगा राइट टू लेफ्ट सेंट में होगा। कहाँ पर, हार्ट डिफेक्ट इन विच लेस देन नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स आर डिलीवर्ड टू द बॉडी। और यहाँ पर जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, राइट टू लेफ्ट साइड। असाइनोटिक में कैसा होगा, इसके अपोजिट होगा। हार्ट डिफेक्ट इन विच ऑक्सीजन लेवल डिलीवर्ड टू द बॉडी टिपिकली रिमेन द नॉर्मल। कि यहाँ पहले वाले में क्या है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है बॉडी में नॉर्मल से थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन सॉरी जो साइनोटिक है इसमें जितना ज़रूरत है उतना नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटिंग याद रखना है। अब यहाँ पर जो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है, आपको इतना ज़्यादा जो NHM का पेपर दे रहा है उनको नहीं आएगा, लेकिन यदि टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट के 4 डिफेक्ट आते हैं तो वो आपको याद रखना है। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, फैलेट के 4 डिफेक्ट हैं, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन VSD एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये क्या है, टोटल 4 डिफेक्ट हैं किसके, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट के। और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है, ये है साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट। ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, VSD एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। तो इनमें से कौन सा है जो प्रीवियस चाइल्ड बर्थ का निशान है। मतलब यदि आप डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं, आप डॉक्टर को बेवकूफ़ बनाना चाहें कि मेरी कभी भी पहले प्रेगनेंसी नहीं हुई है या फिर मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो ये चीज़ डॉक्टर है जो या फिर ट्रेंड नर्सेस है वो इजीली पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर है कि कौन सा साइन है जो प्रीवियस चाइल्ड बर्थ का है। रिजिड एब्डोमिनल वॉल, गैपिंग इंट्रोइटस, राउंड एक्सटर्नल ओस या फिर ओवॉइड यूट्रस। तो कौन सा साइन है जो यहाँ पर बताएगा कि आप प्रीवियस क्या है, आपने बच्चे को जन्म दिया है। तो यहाँ पर कौन सा साइन है जो ये चीज़ आपकी बताएगा, तो वो होगा यहाँ पर गैपिंग इंट्रोइटस। क्या है, गैपिंग इंट्रोइटस। जो ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है, कैसी रहेगी, यदि प्रीवियस आपकी डिलीवरी हुई है तो ये क्या है, इनलार्ज आपको देखने को मिलेगी। या फिर आप डॉक्टर जब चेकअप करेंगे
जो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो फिंगर्स से भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रीवियसली डिलीवरीज हुई हैं या नहीं, या फिर यहाँ पर जो गैपिंग इंट्रोइटस है, इसका मतलब क्या है, जो वेजाइनल ओपनिंग है क्या रहेगी, इनलार्ज रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, गैपिंग इंट्रोइटस, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, वेजाइनल लूजनेस। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडियल टाइम फॉर ट्यूबेक्टोमी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन इज। तो मेंस्ट्रुएशन किसके लिए, ट्यूबेक्टोमी के लिए मेंस्ट्रुएशन के बाद ओवुलेटरी फेज, प्रोलिफरेटरी फेज, सेकेंडरी फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। तो कौन सी फेज है जिसमें क्या किया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी और परमानेंट स्टरलाइजेशन है जो किया जाएगा। तो कौन सी फेज है जो जिसमें ट्यूबेक्टोमी है जो करवाई जा सकती है, तो वो है यहाँ पर फर्स्ट फेज या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज, जो कि स्टार्ट होती है कब से, 1 डे टू 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि 14 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 1 दिन से लेके 14वें दिन तक जो फेज रहेगी वो कहलाती प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या किया जाता है, जो ट्यूबेक्टोमी है ये एक बेस्ट और आइडियल टाइम माना जाता है, इसके लिए, ट्यूबेक्टोमी के लिए, परमानेंट स्टरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन fetus is dead and retained inside the uterus for a variable period। किस प्रकार के गर्भपात में भ्रूण निष्प्राण मतलब कि डेड और एक टाइम तक अंदर ही रहेगा, यूट्रस में ही डेथ हो गई है किसकी, फीटस की, और वो अंदर ही है, तो किस टाइप का अबॉर्शन कहलाएगा, मिस्ड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो कौन सा टाइप यहाँ पर कहलाएगा, तो ये कहलाएगा मिस्ड अबॉर्शन। कौन सा कहलाएगा, मिस्ड अबॉर्शन, जिसमें क्या है, अबॉर्शन हो गया है लेकिन जो फीटल कंटेंट है, फीटल मटेरियल है, वो सब कहाँ है, यूट्रस में ही है, अभी भी रिमेनिंग है, रिटेंड है, तो वो कहलाएगा कौन सा अबॉर्शन, वो कहलाएगा मिस्ड अबॉर्शन। अलग अलग टाइप होते हैं अबॉर्शन के, आपको एग्जाम में आते हैं, मेडिसिन भी आती है, ड्रग ऑफ चॉइस आएगा, अबॉर्शन के लिए कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाती हैं। तो यदि इनकम्प्लीट पूछते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन में है, तो इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, क्रैम्प्स आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट अंदर रह जाएगा यूट्रस में। इनवाइटेबल में क्या होगा, अचानक से यदि अबॉर्शन होता है तो जनरली ये वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, क्रैम्प्स आएंगे, सर्विक्स डायलेट होगी, लेकिन जो पूरी प्रोसेस इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ब्लीडिंग होगी। लेकिन मिस्ड अबॉर्शन में पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपका अबॉर्शन हो गया और आपका बेबी यूट्रस में ही डेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर द पार्ट ऑफ फीटल सर्कुलेशन विच बिकम फोसा ओवेलिस आफ्टर द बर्थ इज। तो जो फीटल सर्कुलेशन हमने पढ़ा है, फीटल सर्कुलेशन में हमने पढ़ा है कि जो फोसा ओवेलिस है यहाँ पर कहा है आफ्टर बर्थ कौन सा ऑर्गन है, मतलब कि वो फीटल सर्कुलेशन में वो ऑर्गन रहा है, लेकिन पहले क्या नाम से रहा है, अब फोसा ओवेलिस बन गया। ऑप्शन में अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन, फोरामेन ओवेल या फिर डक्टस आर्ट्रियोसिस। तो कौन सा ऑर्गन है जो आफ्टर बर्थ फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो गया, तो वो है फोरामेन ओवेल, जो राइट और जो लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक जो पोर्शन रहेगा वहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सेप्टम जिसको हम कहेंगे, वो एरिया क्या कहलाता है, फोरामेन ओवेल। ये फीटल सर्कुलेशन में रहेगा, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या हो जाएगा, फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या कहलाता है, फोरामेन ओवेल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ लेबरिंग मदर विथ हाइपरटेंशन। यदि माँ को क्या है, यदि माँ को लेबर पेन आ रहे हैं और उसको साथ में बीपी की प्रॉब्लम भी, हाइपरटेंशन है, अब एक्लेम्सिया हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, या फिर ओनली बीपी बस बढ़ रहा है, कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन या फिर मैग्नीशियम सल्फेट।
तो MgSO4 को तो ड्रग ऑफ चॉइस रख दिया जाता है एक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए। ऑक्सीटोसिन दिया जाता है लेकिन इसका इतना इफेक्ट है जो नहीं होगा, मतलब कि हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि ये दिया जाएगा कब दिया जाता है ऑक्सीटोसिन की प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन भी दिया जाता है लेकिन मिथार्जिन क्या किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है, क्योंकि ये क्या करेगा, यूट्रोटॉनिक इफेक्ट्स क्रिएट करेगा, मतलब जो यूट्राइन की मसल्स हैं उनकी टॉनिसिटी को कम करेगा जिससे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, मिथार्जिन को कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाता है प्रेगनेंसी में जब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही हो तब। करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ, जो तीसरी स्टेज होती है लेबर की, कब खत्म होती है, 2 आवर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुली सर्वाइकल डायलिटेशन। सो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में फुली सर्वाइकल डायलिटेशन होगा, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बर्थ ऑफ बेबी होगा, शिशु का जन्म होगा, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा होगा, फोर्थ स्टेज होती है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के बाद से लेके बेबी डिलीवरी के बाद से लेके 2 घंटे तक की स्टेज, जिसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर और ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो यहाँ पर पूछा है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कब खत्म होती है, जब प्लेसेंटा क्या हो जाए, बाहर आ जाए, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। सेकेंड स्टेज पूछें तो बर्थ ऑफ बेबी, फर्स्ट स्टेज पूछें तो फुली सर्वाइकल डायलिटेशन, फोर्थ स्टेज पूछें तो 2 आवर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, शिशु के जन्म के 2 घंटे के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ द इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट इज़। तो जब कोई इन्फेक्शियस डिसीज किसी एक पर्सन से दूसरे को डायरेक्ट ट्रांसमिट होती है तो कौन सी डिसीज कहलाएगी, ससेप्टेबल होस्ट, कम्युनिकेबल डिसीज, पोर्टल ऑफ एंट्री या फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो कौन सी डिसीज है जो डायरेक्टली वन पर्सन से अनदर पर्सन में इन्फेक्शियस डिसीज कहा है, कंटेजियस डिसीज है, तो वो क्या कहलाएंगी, कम्युनिकेबल डिसीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फेक्शियस डिसीज such as a hepatitis B and hepatitis C become a reservoir for pathogen in। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी इन्फेक्शियस डिसीज है तो इनका रिजर्वर क्या होगा, मतलब ये कहाँ पर इनके जो वायरस हैं वो रहने का काम करेंगे, ब्लड में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को तो ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस सी कहा जाता है क्योंकि ये जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही होता है, और हेपेटाइटिस बी निडल प्रेग इंजरी से हो सकता है आपको, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। मेनली यदि बात करें तो इन दोनों का रिजर्वर पूछा गया है, यदि तो इन दोनों का जो रिजर्वर है वो क्या है, वो है ब्लड। और यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और सी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हेपेटाइटिस ए और ई आपको याद रखना, ट्रांसमिशन मोड क्या है, फीको ओरल रूट, बाकी हेपेटाइटिस बी और सी और हेपेटाइटिस ए और ई फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होंगे, और ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी क्या है, ये जनरली क्रॉनिक लंबे टाइम के लिए हो सकते हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ इनका यदि ट्रांसमिशन पूछें तो वो क्या होता है, ब्लड से ही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जितने भी वर्कर्स हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको कौन सी वैक्सीन लगे रहना चाहिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट है यहाँ पर टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए बेस्ट मेथड क्या है, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड, सोप एंड वाटर यूज्ड, एथिलीन ऑक्साइड गैस इज यूज्ड, या फिर केमिकल्स आर यूज्ड। तो सर्जिकल ड्रेसिंग और स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए क्या बेस्ट होता है, तो होता है ऑटोक्लेव। बेस्ट मेथड यदि हमारी नर्सिंग एग्जाम्स में आती है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, तो वो है ऑटोक्लेविंग। क्या है, ऑटोक्लेविंग। यदि आपको ऑप्शन में तो आप ऑटोक्लेव को आंख बंद करके मार्क कर सकते हैं। और यदि केमिकल के लिए पूछते हैं कि कौन सा केमिकल बेस्ट होगा, HIV लिनेन, कोविड के लिए, सार्स के लिए, तो वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ये 2 चीज़ें याद रखना है आपको। और यदि जितने भी पाइप्स टाइप से इंस्ट्रूमेंट पूछे तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वो होता है 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर ऑफन रिलेटेड टू पुअर हैंड वॉशिंग एंड। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हम जिसको कहते हैं, ये जनरली पुअर हैंड वॉशिंग और किसके थ्रू होगा? पुअर यूरिनरी आउटपुट से हो सकता है, पुअर पेरिनियल हाइजीन से हो सकता है, यूरिनरी ड्रेनेज बैग से हो सकता है, या फिर इम्प्रॉपर कैथेटर केयर से भी हो सकता है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का जो कारण होगा पुअर हैंड वॉशिंग के साथ साथ दूसरा होगा कि जो कैथेटर है उसकी आपने प्रॉपर से केयर नहीं की है। तो क्या होगा? ये भी एक रीज़न हो सकता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कब होता है? जब आप हॉस्पिटल में एटलीस्ट 72 घंटे तक स्टे कर ली, 48 से 72 घंटे तक रह लिए हो तब। नेक्स्ट है यहाँ पर टू अचीव हाई लेवल डिसइंफेक्शन इन 2% ग्लूटाल्डिहाइड सोक एन इंस्ट्रूमेंट फॉर। तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड डिसइंफेक्शन में कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितने टाइम के लिए सोक किया जाएगा? 30 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। तो जैसे 20 से 30 मिनट का टाइम होता है ऑटोक्लेविंग के लिए, वैसे ही ग्लूटाल्डिहाइड के लिए भी होती है, वो होती है कितनी? 20 मिनट। कितनी होती है? 20 मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द क्लिनिकल एरिया वेस्ट मैनेजमेंट इज। तो यदि हमें क्लिनिकल एरिया के वेस्ट को मैनेज करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा होगा? सेग्रीगेशन, मतलब अलग अलग करके रखना, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या फिर लेबलिंग। तो क्या है जो बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी स्टेप अपनाए जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टेप की बात हो रही क्लिनिकल एरिया के वेस्ट को हमें प्रॉपर तरीके से यदि मैनेज करना है तो वो मेथड होगी सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है कि जो एनाटॉमिकल वेस्ट है उसको अलग रखना है, प्लास्टिक वेस्ट को अलग रखना है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको अलग रखना है, और जितनी भी ऐसी मेडिसिन है या फिर हमें कह सकते हैं एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं उनको अलग रखना है। तो ये सब क्या होगा? सेग्रीगेट करके रखना है, जिससे हमें उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में हेल्प हो सके। तो यहाँ पर बेस्ट जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा क्लिनिकल वेस्ट के लिए वो क्या होगा? सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। तो टिश्यू को रिपेयर करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी होता है? विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन। तो जो न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है टिश्यू की रिपेयरिंग में वो है कौन सा? प्रोटीन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच पिट्यूटरी हार्मोन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। तो कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड को कि ब्रेस्ट से मिल्क का सीक्रेशन करवाओ? प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन ये काम करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या दे? सिग्नल दे, मेमरी ग्लैंड को सिग्नल दे कि ब्रेस्ट मिल्क को रिलीज करो। तो वो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहाँ पर कहा है सीक्रेट करने के लिए मेमरी ग्लैंड को सिग्नल दे रहा है कौन? प्रोलैक्टिन। लेकिन इजेक्ट करने का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। याद रखना है मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन, पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन, इजेक्शन क्या है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर द 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 3 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है, अब जो प्रॉपर कंटिन्यूस प्रेगनेंसी हमें हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस प्रोजेस्टेरोन को 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद कौन रिलीज करेगा? कौन मेन सोर्स होगा? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लेसेंटा या फिर ओवरी। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो मेन सोर्स होगा आफ्टर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी वो होता है प्लेसेंटा। क्या होगा? प्लेसेंटा। नेक्स्ट है यहाँ पर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या बनाती हैं? अब 3 तरीके के हार्मोन बनाती हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर ऑप्शन में है वाइल, ट्रिप्सिन, इंसुलिन या फिर रेनिन। तो क्या है जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाती हैं? वो है यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन। इसकी 3 टाइप की 4 सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा।
अब यहाँ पर जो चारों टाइप की सेल्स होती हैं, तो अल्फा सेल सीक्रेट करती हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल सीक्रेट करती हैं इंसुलिन, और जो डेल्टा सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं सोमेटोस्टेटिन। आपको तीनों याद रखना है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा क्या करेगी, ग्लूकागॉन रिलीज करेगी, बीटा सेल्स इंसुलिन, और जो डेल्टा सेल है सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनल नॉर्मली क्लोजेस बिटवीन द एज ऑफ, एंटीरियर फॉन्टेनल पोस्टीरियर फॉन्टेनल हमने कई बार पढ़े हैं ब्रैगमा। तो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनल है जो कब क्लोज हो जाते हैं, 2 से 3 महीने में, 12 से 18 महीने में, 3 से 6 महीने में, या फिर 1 से 9 महीने में। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल है जो कि लार्जेस्ट फॉन्टेनल है, और यहाँ जो ब्रैगमा है वो क्या है, पोस्टीरियर है, और ये क्या है, डायमंड शेप का फॉन्टेनल है। क्या है, डायमंड शेप फॉन्टेनल कौन सा है, तो वो है यहाँ पर पोस्टीरियर फॉन्टेनल, जो एंटीरियर फॉन्टेनल है ये कौन सा है, काइट शेप, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं डायमंड शेप में, और जो पोस्टीरियर है होते हैं ट्रायंगुलर शेप में। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल है ये कब क्लोज होते हैं, तो ये होते हैं 12 से 18 महीने की एज में। लेकिन यदि बात की जाए पोस्टीरियर की, इनको ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल भी हम कहते हैं, तो ये जल्दी क्लोज हो जाते हैं, जनरली 2 to 3 मंथ में। दोनों चीज़ याद रखें, एंटीरियर का बंद होना पूछे तो 12 से 18 एंटीरियर बाद में क्लोज होते हैं, 1.5 साल तक की एज में बच्चे की। लेकिन जो पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल है जिनका ट्रायंगुलर शेप होगा, डायमंड शेप के होंगे, ये कब बंद होते हैं, तो ये बंद होते हैं 2 से 3 महीने की एज में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंबाइंड वैक्सीन, तो इनमें से कंबाइंड वैक्सीन कौन सी है, ओरल पोलियो वैक्सीन, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन वैक्सीन और BCG, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस वैक्सीन, या फिर रेबीज। अब कौन सी वैक्सीन है कंबाइंड वैक्सीन, तो वो है यहाँ पर DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर इज कॉल्ड, मिडिल ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आउटर, मिडिल और इनर। मिडिल ईयर इन्फेक्शन क्या कहलाता है, साइनोसाइटिस, मास्टोइडाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, फिर लेबिरिंथाइटिस। तो जो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है कहलाता है ओटाइटिस मीडिया। क्या कहलाएगा, ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड, तो मैच्योर ओवम के डेवलप होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी। ओवम क्या है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल है, स्पर्म स्मॉलेस्ट है। अब मैच्योर ओवम के बनने की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, ओव्यूलेशन, यूफोरिया, oogenesis या फिर oocyte। बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, वो कहलाती है oogenesis। क्या है, oogenesis। oocyte तो सेल्स है, सेकेंडरी oocytes मैच्योर्ड ओवम भी है। अब यहाँ पर जो ओव्यूलेशन है, अब ये जो ओवम बना है उसको रिलीज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर रॉड एंड कॉन्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ, रॉड एंड कॉन्स किसका स्ट्रक्चर है, मिडिल ईयर का, आइस का, ओवरी का कि लंग्स का। तो रॉड एंड कॉन्स किसका स्ट्रक्चर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट NHM की मॉडल सीरीज होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। आई होप आपको आज की शॉर्ट क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।